वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Indian National Congress from the book Spectrum, History of Modern India. इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही अहम पड़ाव। इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब वो जमीन कैसे तैयार हुई? बिल्कुल, देखिए 1870s और अर्ली 1880s तक आते आते ना ये एहसास काफी बढ़ गया था कि एक अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। हाँ, अलग अलग जगहों पर तो मूवमेंट्स हो ही रहे थे, लेकिन एक नेशनल लेवल पर कुछ चाहिए था। एग्जैक्टली। और इस विचार को कह सकते हैं एक ठोस रूप देने का श्रेय जाता है A.O. ह्यूम को। वो एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे। A.O. ह्यूम। हाँ, इनका नाम तो बहुत आता है जी। उन्होंने उस समय के जो पढ़े लिखे प्रमुख बुद्धिजीवी थे उनको इकट्ठा किया, उनसे संपर्क साधा। और फिर कांग्रेस बनी कैसे? हाँ, तो ह्यूम के प्रयासों और इन बुद्धिजीवियों के सहयोग से फाइनली दिसंबर 1885 में बॉम्बे में जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अच्छा, बॉम्बे में पहला सेशन? जी हाँ, पहला सेशन वहीं हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी वोमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी। और कितने लोग थे इसमें? सुनाए काफी कम थे शुरू में। हाँ, पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स थे, लेकिन ये शुरुआत थी। इसके बाद तो कांग्रेस हर साल दिसंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में मिलती थी। मतलब एक सालाना जलसा बन गया एक तरह से। लेकिन इससे पहले भी कोशिशें हुई थी, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। उन्होंने 1883 और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन आयोजित किए थे। अच्छा, तो वो अलग था कांग्रेस से? हाँ, शुरू में अलग था, पर उसके उद्देश्य काफी मिलते जुलते थे। बाद में जब कांग्रेस बन गई तो ये कांग्रेस में ही शामिल हो गई। समझ गई। तो शुरुआती दौर के और कौन-कौन से बड़े नेता थे कांग्रेस में? ओह, कई बड़े नाम थे। दादा भाई नौरोजी, वो तो 3 बार अध्यक्ष बने। फिर बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। फिरोज शाह मेहता। हाँ, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तो थे ही, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लिस्ट लंबी है। और तिलक, बाल गंगाधर तिलक? हाँ, तिलक भी थे। महादेव गोविंद रानडे, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्य अय्यर, दिनशा वाचा, ये सब महत्वपूर्ण नेता थे उस शुरुआती दौर के। आपने महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया था, कादम्बिनी गांगुली। हाँ, ये बहुत सिंबॉलिक था। 1890 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन को संबोधित किया। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम शुरू से ही महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन में जगह देने के लिए कमिटेड था। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब उस विवाद पर आते हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ये क्या है और क्यों इस पर इतनी बहस होती है? हाँ, ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी। देखिए, कुछ नेताओं और बाद में इतिहासकारों का यह मानना था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का, खासकर ह्यूम का, एक छिपा हुआ मकसद था। क्या मकसद? मकसद ये कि उस समय भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ काफी असंतोष बढ़ रहा था, तो कहीं ये असंतोष एक बड़े विद्रोह का रूप न ले ले, इसलिए एक मंच बना दिया जाए जहां ये गुस्सा नियंत्रित तरीके से निकल सके। जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व होता है ना? अच्छा। ताकि प्रेशर बिल्डअप ना हो और कोई धमाका ना हो। बिल्कुल। लाला लाजपत राय जैसे जो गरम दल के नेता थे, वो इस थियरी में विश्वास करते थे। बाद में मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने भी इसे आगे बढ़ाया, जैसे R.P. दत्त। उन्होंने इसे कॉन्स्पिरेसी थियरी का रूप दिया कि ये तो एक साजिश थी ताकि भारत में एक लोकप्रिय क्रांति को रोका जा सके। पर क्या ये व्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? मतलब आज के इतिहासकार क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो इस सेफ्टी वाल्व विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि कांग्रेस का गठन भारतीयों की अपनी राजनीतिक चेतना और एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत का नतीजा था। तो फिर ह्यूम का रोल क्या था? अगर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं थी तो? उनका मानना है, जैसे बिपिन चंद्रा ने कहा है, कि शुरुआती कांग्रेस नेताओं ने ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। लाइटनिंग कंडक्टर, ये टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब
मतलब ये कि जैसे बिजली गिरने का खतरा हो तो लाइटनिंग कंडक्टर उसे एब्जॉर्ब करके बिल्डिंग को बचा लेता है, वैसे ही ह्यूम की मौजूदगी ने अंग्रेजी सरकार के शुरुआती शक और गुस्से को कम किया। हाँ, एक अंग्रेज ऑफिसर खुद ही बना रहा है तो सरकार शायद उतना विरोध न करे शुरू में। एग्जैक्टली ये एक बहुत ही न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव है। तो अगर सेफ्टी वाल्व ही एकमात्र कारण नहीं था, तो कांग्रेस के अपने घोषित उद्देश्य क्या थे शुरू में? व्हाट वर देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? हाँ, उनके ऑब्जेक्टिव्स काफी स्पष्ट थे। पहला, एक डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट की नींव रखना, मतलब एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा करना। ठीक है, और दूसरा, लोगों को पॉलिटिसाइज करना और पॉलिटिकली एजुकेट करना, मतलब राजनीतिक रूप से जागरूक और शिक्षित बनाना। तीसरा, इस आंदोलन के लिए एक तरह का हेडक्वार्टर स्थापित करना, एक सेंट्रल बॉडी की तरह। हाँ। चौथा, देश के अलग-अलग हिस्सों में जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनके बीच दोस्ती और तालमेल बढ़ाना। पांचवा, एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी यानी उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा विकसित करना और उसका प्रचार करना। और सरकार से क्या मांगे थी? हाँ, छठा पॉइंट वही है, लोगों की जो आम मांगे थी उन्हें सरकार के सामने रखना ताकि लोग एक कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम पर एकजुट हो सकें। और सबसे जरूरी शायद, बिल्कुल, सातवां और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाना, धर्म, जाति, प्रांत इन सबसे ऊपर उठकर। और आठवां, धीरे धीरे सावधानी से इंडियन नेशनहुड यानी भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना। तो ये थे शुरुआती उद्देश्य। अब बात करते हैं उस दौर की जिसे एरा ऑफ मॉडरेट्स कहा जाता है, यानी 1885 से 1905 तक। ये मॉडरेट्स कौन थे और इनका काम करने का तरीका क्या था? देखिए, 1885 से 1905 के बीच कांग्रेस पर जिन नेताओं का दबदबा रहा, जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, गोखले, ये सब लिबरलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स में विश्वास रखते थे। मतलब उदारवादी। हाँ, उदारवादी, इसीलिए इन्हें मॉडरेट्स कहा गया। इनका तरीका ब्रिटिश शासन के दायरे में रहकर, कानून के अंदर रहकर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का था। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मतलब विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तरीकों से करना, जैसे पिटिशंस देना, रेजोल्यूशंस पास करना, मीटिंग्स करना, भाषण देना। उनका मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो फंडामेंटली न्यायप्रिय लोग हैं, बस उन्हें भारत की असलियत पता नहीं है। अच्छा, ये सोच थी उनकी। जी, तो अगर हम पब्लिक ओपिनियन बनाएं, अपनी बात सही ढंग से उन तक पहुंचाएं, तो वो हमारी मांगे धीरे धीरे मान लेंगे। इसीलिए इनके तरीके को प्रेयर एंड पिटिशन यानी प्रार्थना और याचिका का तरीका भी कहा जाता है। क्या ये तरीका सिर्फ भारत तक ही सीमित था या बाहर भी कुछ कोशिशें हुई? नहीं, उन्होंने बाहर भी कोशिशें की, खासकर ब्रिटेन में। 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई। लंदन में? क्यों? ताकि ब्रिटिश संसद और जनता को भारत की स्थिति और भारतीयों की मांगों से अवगत कराया जा सके। इस कमेटी ने इंडिया नाम का एक जर्नल भी निकाला। दादाभाई नौरोजी ने तो अपना काफी समय और पैसा ब्रिटेन में भारत के पक्ष में प्रचार करने में लगाया। तो वो मानते थे कि ब्रिटेन से अच्छे संबंध रखना जरूरी है। हाँ, मॉडरेट्स का ये मानना था कि उस समय ब्रिटेन के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन बनाए रखना भारत के हित में है। वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही सुधार चाहते थे। अभी पूरी आजादी का लक्ष्य उतना स्पष्ट नहीं था। ये मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक क्रिटिक मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना। बिल्कुल। दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दिनशो वाचा जैसे नेताओं ने बहुत गहराई से एनालाइज किया कि ब्रिटिश शासन भारत की इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी से ड्रेन थ्योरी निकली। हाँ, इसी विश्लेषण से ड्रेन थ्योरी यानी धन निष्कासन का सिद्धांत सामने आया। नौरोजी ने बताया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन ब्रिटेन जा रहा है, जिससे ब्रिटेन तो अमीर हो रहा है पर भारत गरीब। ये तो बहुत बड़ा खुलासा था उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ा। इसने पहली बार एक अखिल भारतीय जनमत तैयार किया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का असली कारण ब्रिटिश शासन ही है। इसने ब्रिटिश राज की जो नैतिक बुनियाद थी उस पर सवाल खड़ा कर दिया। तो इस इकोनॉमिक क्रिटिक के आधार पर उन्होंने क्या कॉन्क्रीट मांगे रखी? कई मांगे थी, जैसे लैंड रेवेन्यू कम किया जाए जो किसानों पर बहुत भारी पड़ता था, सॉल्ट टैक्स खत्म किया जाए, प्लांटेशन लेबर यानी बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत सुधारी जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर सेना पर जो भारी खर्च होता था उसे कम किया जाए। और उद्योगों के लिए? हाँ,
उन्होंने मांग की कि भारत के आधुनिक उद्योगों को टैरिफ प्रोटेक्शन दिया जाए और सरकार सीधे तौर पर आर्थिक मदद यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट एड दे। ये तो हुई आर्थिक बातें। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी संवैधानिक सुधारों के क्षेत्र में मॉडरेट्स ने क्या काम किया? देखिए 1885 से 1892 तक उनकी मुख्य मांगें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के विस्तार और सुधार को लेकर थीं। एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म मतलब काउंसिल्स में ज्यादा भारतीय सदस्य हों और काउंसिल्स को ज्यादा शक्तियां मिलें, खासकर फाइनेंस यानी वित्त के मामलों पर ज्यादा कंट्रोल हो। उनका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो था डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक स्वशासन। तो क्या 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट इन्हीं मांगों का नतीजा था? हाँ, काफी हद तक सरकार पर दबाव तो था। इस एक्ट ने इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई। पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही नॉमिनेशन द्वारा रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत आया। और क्या अधिकार मिले? बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला और कुछ मामलों में सवाल पूछने का भी। लेकिन मॉडरेट्स इससे खुश नहीं थे, है ना? इसकी क्या सीमाएं थीं? What were the limitations? हाँ, खुश बिल्कुल नहीं थे। लिमिटेशंस कई थी। पहली बात, काउंसिल्स में अभी भी ऑफिशियल्स का बहुमत बना रहा। दूसरी, बजट पर आप बहस तो कर सकते थे पर वोट नहीं कर सकते थे, ना ही उसमें कोई संशोधन मतलब अमेंडमेंट कर सकते थे। और सवाल पूछने पर भी पाबंदी थी? हाँ, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। मतलब एक सवाल पूछा, जवाब मिला, बस। आप उस पर और सवाल नहीं कर सकते थे। तो फिर इसके बाद मॉडरेट्स की मांगे क्या हो गई? इसके बाद वो और आगे बढ़े। उन्होंने मांग की कि काउंसिल्स में इलेक्टेड इंडियंस का बहुमत हो और बजट पर पूरा नियंत्रण मिले, यानी वोट करने और अमेंड करने की शक्ति भी हो। और यहीं से वो नारा आया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये बहुत पावरफुल नारा था। और आगे चलकर नौरोजी 1904, गोखले 1905 और तिलक 1906 में ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी जो सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज थीं, उनकी तर्ज पर भारत के लिए भी सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज की मांग उठानी शुरू कर दी। तो एक तरह से उन्होंने इन काउंसिल्स को अपनी बात रखने का एक मंच बना दिया। हाँ बिल्कुल, भले ही शक्तियां सीमित थीं, पर उन्होंने काउंसिल्स को सरकारी नीतियों की आलोचना करने और जनता की शिकायतें उठाने का एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना दिया। आर्थिक और संवैधानिक सुधारों के अलावा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक सुधारों के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई? हाँ बिल्कुल उठाई। ये भी उनकी मांगों का एक अहम हिस्सा था। सबसे प्रमुख मांग थी गवर्नमेंट सर्विस का इंडियनाइजेशन। इंडियनाइजेशन मतलब सरकारी नौकरियों में भारतीयों की भर्ती। हाँ, और इसके पीछे उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक तीनों कारण बताए। आर्थिक कारण ये कि अंग्रेज अधिकारियों की तनख्वाह बहुत ज्यादा होती थी, जो भारतीय खजाने पर बोझ था। राजनीतिक कारण के भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन से दूर रखना गलत है, और नैतिक कारण कि ये भारतीयों का अधिकार है। और क्या मांगे थी प्रशासन को लेकर? उन्होंने जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग करने की मांग की। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के काम अलग अलग हों, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने उस समय की ऑप्रेसिव ब्यूरोक्रेसी और महंगी न्यायिक प्रणाली की भी बहुत आलोचना की। विदेश नीति पर भी कुछ कहा? उन्होंने सरकार की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की, जैसे बर्मा का विलय, अफगानिस्तान पर हमला, क्योंकि इसका सारा खर्च भारतीय खजाने से होता था। और आम जनता के लिए, वेलफेयर के लिए? बिल्कुल, उन्होंने मांग की कि सरकार वेलफेयर पर ज्यादा खर्च करे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई सुविधाएं। और एक और अहम बात, उन्होंने विदेशों में, खासकर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में जो भारतीय मजदूर काम कर रहे थे, उनके साथ बेहतर व्यवहार की मांग उठाई। और सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, ये भी एजेंडा में था। ये तो बहुत ही फंडामेंटल था उनके लिए। बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, संघ बनाने यानी एसोसिएशन बनाने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता, इन सब अधिकारों की रक्षा के लिए वो लगातार आवाज उठाते रहे। इसका क्या असर हुआ? इसका बहुत गहरा असर हुआ। उनके इस अभियान से आधुनिक लोकतांत्रिक विचार आम लोगों तक पहुंचे और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना ये स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। जैसे 1897 में जब तिलक जी और नाथू बंधुओं को गिरफ्तार किया गया, तो पूरे देश में भारी गुस्सा देखने को मिला। ये इसी बढ़ी हुई चेतना का प्रमाण था। तो कुल मिलाकर इन प्रारंभिक राष्ट्रवादियों या मॉडरेट्स का मूल्यांकन कैसे किया जाए? व्हाट इज द ओवरऑल इवैल्यूएशन? देखिए, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय भावना जगाने की नींव रखी। वो अपने समय की सबसे प्रोग्रेसिव फोर्सेस यानी प्रगतिशील ताकतें थे। कैसे? उन्होंने भारतीयों में ये भावना पैदा की कि हम सब के हित समान हैं और हमारा दुश्मन एक है, ब्रिटिश शासन।
उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया, उन्हें याचिकाएं लिखना, सभाएं करना सिखाया, आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। और ब्रिटिश शासन का असली चेहरा दिखाया। बिल्कुल। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी चरित्र को उजागर किया, खासकर इकोनॉमिक क्रिटिक के जरिए, और ये बात स्थापित की कि भारत पर शासन भारतीयों के हित में होना चाहिए, ना कि ब्रिटेन के हित में। एक तरह से उन्होंने बात के जो ज्यादा जनाधारित आंदोलन हुए, उनके लिए एक ठोस आधार, एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया। ये तो हुए उनके सकारात्मक पहलू, कुछ कमियां भी तो रही होंगी। What were the weaknesses? हाँ, कमियां भी थीं। सबसे बड़ी कमी शायद ये थी कि वो अपने डेमोक्रेटिक बेस यानी अपने जनाधार को और अपनी मांगों के दायरे को बहुत ज्यादा वाइडन नहीं कर सके। मतलब वो आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को सीधे तौर पर आंदोलन से नहीं जोड़ पाए। हाँ, ये बात आती है कि आम जनता की भूमिका क्या थी इस दौर में, रोल ऑफ मासेस। देखिए, मॉडरेट चरण में आम जनता की भूमिका काफी हद तक निष्क्रिय या मतलब पैसिव रही। इसका एक कारण यह था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को शायद जनता की राजनीतिक क्षमता पर उतना विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि जनता अभी उतनी जागरूक नहीं है, वो रूढ़िवादी है। तो वो जनता को तैयार करना चाहते थे पहले। हाँ, उनका फोकस पहले राजनीतिक चेतना जगाने पर था। वो शायद ये महसूस नहीं कर पाए कि जनता राजनीतिक संघर्षों और भागीदारी के दौरान ही एकजुट होती है और सीखती है। ये समझ बाद में विकसित हुई। और ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था कांग्रेस के प्रति? गवर्नमेंट एटीट्यूड शुरू से ही खराब था। हाँ, सरकार शुरू से ही कांग्रेस को शक की निगाह से देखती थी। हालांकि शुरू में कुछ अधिकारियों ने थोड़ी नरमी दिखाई, पर जैसे जैसे कांग्रेस औपनिवेशिक शासन की आलोचना करने लगी, सरकार का रवैया सख्त होता गया, खासकर 1887 के बाद। क्या कहते थे वो कांग्रेस के बारे में? वो राष्ट्रवादियों को बदनाम करने की कोशिश करते थे। उन्हें सेडिशियस ब्राह्मण्स, राजद्रोही ब्राह्मण, डिसलॉयल बाबूज, बेवफा बाबू कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। लॉर्ड डफरिन, जो उस समय वाइसराय थे, उन्होंने तो कांग्रेस को ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन यानी राजद्रोह का कारखाना तक कह दिया था। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति भी अपनाई। बिल्कुल। सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सर सैयद अहमद खान जैसे जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे, उनको कांग्रेस के खिलाफ भड़काया, उनको प्रोत्साहित किया और कोशिश की कि मॉडरेट्स और जो बाद में एक्सट्रीमिस्ट्स कहलाए, उनके बीच फूट डाली जाए। लॉर्ड कर्जन का भी कुछ ऐसा ही रुख था। हाँ, लॉर्ड कर्जन तो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने 1900 में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, टॉटरिंग टू इट्स फॉल, और उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वो इसे शांतिपूर्ण अंत में सहायता करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार को रोक नहीं सकी। कांग्रेस कमजोर होने के बजाय और मजबूत होती गई। यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनता की भागीदारी को लेकर अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद उन्हें शुरू से ही, पहले दिन से ही सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल करते, तो क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता, उसकी गति, उसका स्वरूप कुछ अलग होता? ये सोचने वाली बात है। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।